वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग आज हम लोग लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एजेंसी। कल तक हम इसको खत्म कर देंगे एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो है हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो पार्टनरशिप होगा। और प्लीज़ इसलिए आज हम लोग लास्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एजेंसी। लेक्चर फर्स्ट है ये हमारा, तो इसको प्लीज़ ध्यान में रखना। कल तक हमारा एजेंसी का कंप्लीट हो जाएगा एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट, दैट इज़ द पार्टनरशिप एक्ट। एज पर जो लास्ट चैप्टर हमारा वो एजेंसी के रिगार्डिंग है, 182 सेक्शन जो है वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो एजेंसी के रिगार्डिंग जो ऑनवर्ड्स है वो सेक्शन वो डील कर रहे हैं। एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली दो वर्ड्स हमारे माइंड में हमेशा आते हैं, प्रिंसिपल एंड द एजेंट। दीज टू पर्संस आर रिक्वायर्ड टू मेक एन एजेंसी। अदरवाइज अगर इन दोनों में से अगर एक भी नहीं है, सिर्फ एक पर्सन है, एक नहीं है, तो डेफिनेटली एजेंसी हो ही नहीं सकती। एजेंसी का मतलब है व्हेन देयर इज अ प्रिंसिपल एंड द एजेंट। इफ देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड द प्रिंसिपल, तो उनके जो हम लोग कॉम्बिनेशन, जो उनका जो रिलेशन है उसको हम लोग एजेंसी बोलते हैं। तो अगर मैं एजेंसी की बात करूं तो जो वर्ड है हमारा, वो पहला वर्ड हमारा एजेंट का होगा, दैट हु इज एन एजेंट। तो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे अपॉइंट किया जाता है, जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो प्रिंसिपल है वो एजेंट के सभी कामों के लिए वो बाइंडिंग होता है, वो बाउंड होता है। जो भी वो प्रिंसिपल जो है वो उसको पावर दे रहा है एजेंट को, अगर वो एजेंट उन पावर के अंडर रहकर वो काम कर रहा है, उसको अल्ट्रा वायर्स नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली प्रिंसिपल जो है वो लायबल होगा। सो एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर पर्सन। तो एजेंट जो वो थर्ड पर्सन के लिए काम करता है, उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल। सो ही ऑलवेज रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। जब भी वो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल की थर्ड पर्सन के साथ डील करता है, तो लॉ कहता है कि जो एजेंट है ये थर्ड पर्सन और प्रिंसिपल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना रहा है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो एजेंट जो है वो थर्ड पर्सन के साथ वो बाइंडिंग एजेंट है वो हो सकता है। तो लॉ कहता है कि ही इज द मीडिएटर पर्सन, जिसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। वो थर्ड पर्सन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे जो उसके प्रिंसिपल के साथ वो करवाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो वो लीगल होता है। तो दैट मीन्स टू से देन एन एजेंट वो एक्ट करेगा जिसके बिहाफ पे थर्ड पर्सन जो है वो प्रिंसिपल के साथ वो रिलेशंस, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज जो है वो क्रिएट कर रहा है। देन द नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मीन्स वो पर्सन जो एजेंट को एम्प्लॉय कर रहा है ताकि वो उसको रिप्रेजेंट कर सके थर्ड पर्सन के बिहाफ सामने। तो प्रिंसिपल इज द पर्सन फॉर whom एन एक्ट इज डन बाय द एजेंट। प्रिंसिपल वो पर्सन है जिसके बिहाफ पे एजेंट वर्क कर रहा है। प्रिंसिपल वो पर्सन है जिसको एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पर्सन के साथ। तो लॉ कहता है कि इन दोनों के बीच में एजेंसी है या नहीं है, हाउ टू चेक दैट थिंग। तो टेस्ट क्या होगा हमारा एजेंसी को चेक करने का, वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल और नॉट। तो उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट ऑफ एजेंसी का है उसको हम लोग दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। दैट इज वेयर अ पर्सन हैज द कैपेसिटी टू create contractual relationship between the principal and the third person. That means agent के पास वो power है, he is sound mind, he is of sound mind and major है वो। अगर वो person प्रिंसिपल के बिहाफ पर थर्ड पर्सन के साथ जो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो वो हमारा पहला पॉइंट है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट, इफ ही बाइंड्स द प्रिंसिपल बाय हिज ओन एक्ट। लॉ कहता है अगर प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है और ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल बाइंड हो रहा है, तो लॉ कहता है कि डेफिनेटली अगर ये दोनों कंसेप्ट को देखा जाए तो डेफिनेटली हम लोग श्योर करेंगे कि यहां पर एजेंसी का रिलेशनशिप है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एजेंट जो है वो प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब भी कोई एक्ट करेगा एजेंट, प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बस ये दो चीजें आप ध्यान में रखना, तो हम लोग ये फाइनल कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि यहां पर एजेंसी जो है वो है। देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड द प्रिंसिपल एंड देयर इज अ एजेंसी जो वर्क कर रही है थर्ड पर्सन और प्रिंसिपल के बीच में।
ठीक है जी। अब हम कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लॉ भी कई बार क्रिएट कर देता है, ऐसे नंबर ऑफ स्टैट्यूट्स हैं। बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट and we have an implied agreement like estoppel, holding out and the necessity। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एस्टॉपल के बेसिस पे भी प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है। होल्डिंग आउट का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप में भी है, ठीक है जी। तो ये होल्डिंग आउट के कंसेप्ट प्रिंसिपल है, उसमें भी प्रिंसिपल जो है लायबल होगा। एंड इन केस ऑफ नेसेसिटी वो भी हमारा एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है। एंड एट द एंड बाय द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एक्ट, अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट के एक्ट को रेक्टिफाई कर रहा है तो डेफिनेटली उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फाइनल हो जाता है कि हमें वो प्रिंसिपल जो है वो बाइंड हो जाता है थर्ड पर्सन के साथ। तो दिस इज अ वे दैट हाउ टू क्रिएट द एजेंसी। तो ये एजेंसी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एजेंसी के साइलेंट फीचर क्या है। जब भी हम लोग साइलेंट फीचर की बात कर रहे हैं तो 183 सेक्शन, 184, 185 एंड 226 जो सेक्शंस हैं हमारे वो डील कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो साइलेंट फीचर है वो हमारा है कि प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट। ये खूबी है इस कॉन्ट्रैक्ट की कि एक एजेंट जो एक्ट कर रहा है तो उसमें प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर हमारा यही है कि द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स, जितने भी एक्ट्स कर रहा है एजेंट जो लॉफुल है एंड जो उसकी अथॉरिटी के अंडर है। मतलब जितनी पावर उसको दी गई है एजेंट को, वो उतनी पावर के अंडर वो वर्क कर रहा है, उस पावर को अल्ट्रा वायर्स नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली सभी एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। सेकंड, द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल हैव द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज इफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स वर मेड बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। अब इसकी खासियत ये भी है कि एक्ट कौन कर रहा है, एजेंट थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे प्रिंसिपल ने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट किया हो थर्ड पर्सन के साथ, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो सेम ही होंगे, चाहे वो एजेंट वर्क कर रहा है, एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है थर्ड पर्सन के साथ ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। जो उसके कॉन्सिक्वेंस है वो ये मान के चलते हैं कि जैसे दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सेम होंगे। देन अनदर साइलेंट फीचर, हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि एजेंट को कौन एम्प्लॉय करता है, तो डेफिनेटली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ही एम्प्लॉय करेगा। जो कहता है कि मेरे बिहाफ पे आप रिप्रेजेंट करो मुझे सोसाइटी में, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको एम्प्लॉय कर रहा है। तो एनी पर्सन में एम्प्लॉय, वो कोई भी पर्सन जो है वो एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है इफ जो वो प्रिंसिपल है वो मेजर है। अगर वो साउंड माइंड का, डेफिनेटली हम उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं। एनी पर्सन में एम्प्लॉय एंड एजेंट, जो एजेंट है वो भी साउंड माइंड का है हमारा और साउंड माइंड का है, मेजर है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देन हु कैन बी एन एजेंट, वो भी सेम कि एनी पर्सन जो एजेंट हो सकता है, किसी पर्सन को भी आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, तो चाहे वो माइनर है चाहे वो साउंड माइंड का नहीं है, मींस अनसाउंड माइंड का भी है, चाहे वो माइनर है तो भी हम उसको एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? माइनर जो है वो एक्चुअल में इफ जो एजेंट है वो प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो डेफिनेटली प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन बाइंडिंग होंगे। यहां पर माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एजेंट माइनर भी हो सकता है, एजेंट अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो उस समय साउंड माइंड का था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिंसिपल हमेशा साउंड माइंड का मेजर चाहिए हमें, बट अगर हम एजेंट की बात कर रहे हैं तो वो माइनर भी हो सकता है, वो अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी खासियत है। दिस इज द साइलेंट फीचर ऑफ दिस एजेंसी। देन लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट। अब एजेंट की लायबिलिटी क्या होगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि जनरली बेसिकली एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल के लिए लायबल होगा, तो डायरेक्टली ही इज लायबल टू हिज प्रिंसिपल क्योंकि प्रिंसिपल ने उसको अपॉइंट किया है। सेकंड थिंग, एन एजेंट इज नॉट लायबल टू द प्रिंसिपल इफ ही इज अ माइनर एंड ऑफ अनसाउंड माइंड। अब ये भी खासियत है, हम लोग एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि जो माइनर है, जो अनसाउंड माइंड है, वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग को इसकी खासियत ये भी है कि जो माइनर है उसकी लायबिलिटी या अनसाउंड माइंड की लायबिलिटी एज एन एजेंट जीरो है। ये भी सबसे खूबी है इस हमारी एजेंसी की। सो ये हमारा साइलेंट फीचर है। हम लोग बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर एजेंसी की एक और खासियत है कि जो हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट को रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर
कोई भी कंसिडरेशन की बात करें, रिक्वायरमेंट ऑफ सॉरी जो यहाँ पर सॉरी रेक्टिफिकेशन की बात करें, तो लॉ कहता है कि अगर प्रिंसिपल उसको पावर ही नहीं दी एजेंट को वो काम करने के लिए, लेकिन वो एजेंट प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए वो काम कर रहा है, प्रिंसिपल को बचाने के लिए, उसको लायबिलिटी से बचाने के लिए, उसको डैमेज ना हो, वो उसने कोई एक्ट कर दिया जिसको बाद में प्रिंसिपल को लगा कि ये तो एक्ट सही कर रहा है, मुझे सेव करने के लिए कर रहा है, तो वो उस एक्ट को रेक्टिफाई कर सकता है। ये भी खासियत है। देन अनदर पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन। मैंने आपको पहले कहा था कि विदाउट कंसिडरेशन यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, लेकिन यहां पर खासियत है कि यहां पर नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी। यहां पर कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एजेंसी क्रिएट करने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट की, तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, जो हमने एक्सप्रेसली बोल दिया किसी को, जहां हमने रिटर्न में दे दिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो हमारा एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है। तो अ पर्सन मे एम्प्लॉय अनदर पर्सन एज हिज एजेंट बाय एंटरिंग इनटू एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट विद हिम। हम किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज एन एजेंट, उसको हमने एक्सप्रेसली बोला है आप मेरे एजेंट हो, आप मेरे बिहाफ पे सोसाइटी में मुझे रिप्रेजेंट करोगे और मेरे बिहाफ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट करोगे, दैट ही इज एन एजेंट। आपने उसको एक्सप्रेसली बोल दिया, जब आपने रिटर्न में एग्रीमेंट कर लिया उस एजेंट के साथ जिसमें आपने उसको एजेंट बना दिया, एंड यू बिकम अ प्रिंसिपल ऑन दैट। ठीक है जी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। द एग्रीमेंट वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न भी हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं इम्प्लॉयड एग्रीमेंट की एजेंसी को क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर हमने एस्टॉपल, होल्डिंग और नेसेसिटी की बात की है। सबसे इंपॉर्टेंट जो खासियत है, एस्टॉपल एंड द होल्डिंग आउट, दो कंसेप्ट हमारी इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल की, तो अगर कोई भी पर्सन, अ पर्सन मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन टू अ थर्ड पर्सन दैट अ सर्टेन पर्सन इज हिज एजेंट। अगर कोई पर्सन थर्ड पर्सन को ये कहता है कि ये मेरा एजेंट है जी, और वो पर्सन इसको सच मान के चल रहा है, और उसके बाद में उस एजेंट के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये समझकर कि वो एजेंट जो है वो उस प्रिंसिपल का है, बट एक्चुअल में वो उसका एजेंट होता नहीं है। लेकिन यहां पर प्रिंसिपल ने उसको खुद रिप्रेजेंट किया है, फॉर्सली रिप्रेजेंट चाहे वो कर रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन ने तो ये बिलीव कर लिया ना कि वो आपका एजेंट है, इसलिए वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे वो डायरेक्टली उस आपके एजेंट के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो लॉ कहता है कि यहाँ पर आपने खुद रिप्रेजेंटेशन दी है और उस पर बिलीव करके थर्ड पर्सन ने एक्ट किया है, और अगर उसमें किसी को लॉस हुआ है थर्ड पार्टी को, तो डेफिनेटली द पर्सन जिसने रिप्रेजेंटेशन दिया है आई एम द प्रिंसिपल एंड ही इज एन एजेंट, तो वो प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट, होल्डिंग आउट। प्रिंसिपल, जब हम लोग एस्टॉपल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर प्रिंसिपल कह रहा है कि ये मेरा एजेंट है। होल्डिंग आउट में एजेंट ये कह रहा है कि ही इज माय प्रिंसिपल, बट एक्चुअल में वो प्रिंसिपल उसका होता नहीं है, लेकिन वो पर्सन साइलेंट रहता है। लाइक सपोज ए और बी दोनों बार में बैठे होते हैं, और ए के पास सी आता है, वहीं पे बैठ जाता है, उनको कंपनी करता है। ए जो बी को कहता है कि सी इज माय प्रिंसिपल, बट एक्चुअल में सी उसका प्रिंसिपल होता नहीं है। तो यहां पर सी की ड्यूटी है, ड्यूटी टू स्पीक कि भाई मैं इसका एजेंट नहीं हूं, आई एम नॉट सॉरी इज प्रिंसिपल, ये आपको झूठ बोल रहा है, लेकिन वो साइलेंट रहता है सी, और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहता है। बी ये बिलीव करता है कि सी जो है वो ए का प्रिंसिपल है, और जो उस प्रिंसिपल की गुडविल काफी होती है सोसाइटी में, तो इसलिए वो बी जो है वो ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो सी है वो उसका प्रिंसिपल होता ही नहीं है, और यहां पर अगर बी को लॉस हुआ तो डेफिनेटली वो पर्सन होल्डिंग आउट में लायबल हो जाएगा, कौन? प्रिंसिपल। तो ये आप ध्यान में रखना, एस्टॉपल में एजेंट सॉरी प्रिंसिपल बोल रहा है कि वो मेरा एजेंट है, होल्डिंग आउट में उल्ट हो जाता है, एजेंट बोलता है कि ये मेरा प्रिंसिपल है, बट एक्चुअल में दोनों केसेस में ये रिप्रेजेंटेशन फेक होती हैं, फॉल्स होती हैं, एंड द थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑन अगर बात करें जो थर्ड पर्सन है वो फेथ कर रहा है आपकी स्टेटमेंट पे, एंड एक्ट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड एक्ट बाय द थर्ड पर्सन इज नेसेसरी। अगर वो एक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली यहां पर उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा, नेसेसिटी। ऐसी आपातकालीन सिचुएशंस अराइज होती हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं कि एक पर्सन ये सोच रहा है कि मैं उसको सेव कर लूं, और वो उसको सेव करने के लिए एक्ट कर रहा है। यहां पर उनके बीच में कोई प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन नहीं है, बट स्टिल वो अपनी वॉलंटरली इच्छा से, स्व इच्छा से वो एक्ट कर रहा है। तो अगर
यहाँ पर नेसेसिटी है तो डेफिनेटली उनके बीच में एजेंसी क्रिएट हो सकती है. So there was an actual and definite necessity for acting on behalf of the principal. हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नेसेसिटी में कि वो आपातकालीन सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हालात ऐसे होने चाहिए कि एक पर्सन प्रिंसिपल के बिहाफ पे उस नेसेसिटी में काम कर रहा है. थर्ड पॉइंट, द एजेंट वाज नॉट इन ए पोजीशन टू कम्युनिकेट टू हिज प्रिंसिपल. ऐसे इतना टाइम ही नहीं है एजेंट के पास कि वो प्रिंसिपल को कम्युनिकेट कर सके कि ये हम लोग ऐसी सिचुएशन फंसे हुए हैं और मैं इमीडिएटली कोई एक्ट करना चाहता हूं. टाइम ही नहीं है एजेंट के पास. देयर इज नो टाइम टू कम्युनिकेट कि मैं क्या एक्ट कर रहा हूं, प्रिंसिपल को बताने का समय नहीं है. तो क्योंकि वो नेसेसिटी है, इमीडिएटली उसको एक्ट करना है. थर्ड, द एक्ट वाज डन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल. वो अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो एक्ट कर रहा है. दिस इज द थर्ड रिक्वायरमेंट. फोर्थ, द एजेंट हैज एक्सरसाइज्ड सच रीजनेबल केयर as a man of ordinary prudence would have exercised in his own case. लॉ कहता है कि जो एजेंट है जिसने एक्ट किया है वो इतनी सावधानी से, इतने प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशन से वो एक्ट कर रहे हैं कि प्रिंसिपल को लॉस ना हो. फिफ्थ पॉइंट, द एक्ट वाज डन बोनाफाइड. वो एजेंट बोनाफाइडली एक्ट कर रहा है. लॉ कहता है कि ये 5 रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, चाहे प्रिंसिपल एजेंट का नहीं रिलेशन था, लेकिन इस सिचुएशन में वो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल और एजेंट वहां पर रिलेशंस बन जाता है, उसको एजेंसी हम लोग बोलते हैं. This is an implied contract. Then भी हम बात करें बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. लॉ कहता है कि एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अराइज हो जाते हैं where the law treat one person as an agent of another person. ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, वो प्रिंसिपल भी और एजेंट भी है. दे ऑल आर एजेंट. जो है वहां पर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशंस भी बना. लॉ कहता है कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी एजेंसी को क्रिएट किया जाता है. तो ये भी है. देन वी हैव अनदर पॉइंट. अगर हम बात करें ऑपरेशन ऑफ लॉ, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, एंड एट द एंड जहां पर हम बात करें बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्ट, एक्ट को रेक्टिफाई करना. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. तो मीनिंग क्या है? मीन्स अ पर्सन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन. एक एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि मैं उसका एजेंट हूं. वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो मेरा प्रिंसिपल है. इस प्रिटेंड के बिहाफ पे वो एक्ट कर रहे हैं. द प्रिटेंडेड एजेंट एक्ट्स विदाउट द नॉलेज और कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल. जो एजेंट है, प्रिटेंडेड एजेंट है, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, प्रिंसिपल को बताता नहीं, लेकिन वो एक्ट कर रहा है. ठीक. आफ्टरवर्ड द प्रिंसिपल जो है वो उस पर्सन जो प्रिटेंडेड एजेंट है उसके सभी एक्ट को वो कंसेंट देता है कि हाँ भी मेरी सहमति द्वारा ही ये किए गए हैं और मैं लायबल हूं. तो ये है रेक्टिफिकेशन. एजेंट के एक्ट को अप्रूवल देनी इज आर रेक्टिफिकेशन. ठीक है जी. तो व्हाट हैपन कि जब वो अप्रूवल देता है तो लॉ कहता है कि वो रेक्टिफिकेशन जो है वो एजेंसी को क्रिएट कर रहा है, एजेंसी एग्जिस्टेंस में आ जाती है. अब रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट क्या होगा? द मोमेंट जो प्रिंसिपल है वो रेक्टिफाई कर रहा है उस पर्सन के एक्ट को, तो लॉ कहता है कि ये एजेंट और प्रिंसिपल का एजेंट जो है वो रिलेशनशिप वो क्रिएट हो जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है उस एक्ट को जिसको वो रेक्टिफाई कर रहा है, क्योंकि वो उसका एजेंट हो गया. अब एजेंट द्वारा एक्ट किए जो उसको अप्रूव कर रहा है तो उसके लिए तो प्रिंसिपल लायबल होगा ही होगा ना. तो ये इंपॉर्टेंट है. जो रेक्टिफिकेशन है इट रिलेट्स बैक टू द एक्चुअल डेट ऑफ द एक्ट. जब एजेंट ने एक्ट किया था वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा आपकी अप्रूवल का. आप उस दिन से लायबल होगे, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल. फ्रॉम द डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन आपकी लायबिलिटी फिक्स नहीं हो रही, आपकी लायबिलिटी का फिक्स हो रही है फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्ट ऑफ बाय द एजेंट. उस दिन से आप लायबल हो जाओगे. ठीक है जी. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखना. अगर हम बात करें रेक्टिफिकेशन की तो ऐसी एसेंशियल्स जो हमारी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है रेक्टिफिकेशन द्वारा. तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रिक्वायरमेंट रेक्टिफिकेशन क्या है? पहली रेक्टिफिकेशन जो है उसकी सबसे पहला पॉइंट है कि फुल नॉलेज होनी चाहिए. प्रिंसिपल एक पर्सन के एक्ट को, एजेंट के एक्ट को अप्रूवल कर रहा है तो लॉ कहता है कि जो भी पर्सन रेक्टिफाई कर रहा है उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस एक्ट को रेक्टिफाई कर रहा है. दैट मीन्स नो वैलिड रेक्टिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन whose knowledge of the fact of the case is materially defective. अगर प्रिंसिपल को प्रॉपर मैटर नहीं पता और उसको अप्रूव कर रहा है तो डेफिनेटली यहां पर रेक्टिफिकेशन नहीं मानी जाएगी. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द प्रिंसिपल मस्ट आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द फैक्ट्स उसको वो रेक्टिफाई कर रहा है. सेकंड थिंग,
सेकेंड पॉइंट, होल ट्रांजैक्शन। प्रिंसिपल कैन नॉट चूज, पिक एंड चूज कि ये मेरे बेनिफिट के लिए मैं उसको प्रूव कर रहा हूं, ये मेरा लॉस है इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा। आप पूरी ट्रांजैक्शन को ही आप अप्रूव करोगे, आप पूरी ट्रांजैक्शन को ही रेक्टिफाई करोगे। यू कैन नॉट एक्सेप्ट द प्रॉफिट पार्ट और उसको दूसरे को आप डिनाई नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पर्सन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। लॉ कहता है द एक्ट्स डन बाय अ पर्सन, जो आपका एजेंट है जिसने आपके बिहाफ पे एक्ट किया है, आप उस एक्ट को रेक्टिफाई कर रहे हो, मींस एजेंट के एक्ट को रेक्टिफाई कर रहे हो। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ, बाय द प्रिंसिपल। अब रेक्टिफाई कौन कर रहा है? हमेशा प्रिंसिपल ही उसको रेक्टिफाई करेगा। प्रिंसिपल का कोई और एजेंट दूसरे एजेंट के एक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर सकता। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। फिफ्थ पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रिंसिपल की एग्जिस्टेंस हमें चाहिए कब? व्हेन द एक्ट वाज डन, उस समय प्रिंसिपल होना चाहिए। जब उस पर्सन ने, एजेंट ने एक्ट किया था, उस दिन प्रिंसिपल की एग्जिस्टेंस चाहिए, तो ये वैलिड रेक्टिफिकेशन मानी जाएगी, अदरवाइज रेक्टिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। तो रेक्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग। देन वी हैव अनदर पॉइंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। लॉ कहता है प्रिंसिपल उस दिन जब एजेंट ने एक्ट किया था तब भी वो कॉन्ट्रैक्चुअली साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट हमेशा यही है कि प्रिंसिपल हमेशा साउंड माइंड का होगा, मेजर होगा। किस दिन? जब एजेंट ने एक्ट किया उस दिन, और नेक्स्ट डेट जब वो रेक्टिफाई कर रहा है एजेंट के एक्ट को, उस दिन भी वो मेजर और साउंड माइंड चाहिए। तो दो डेट्स हैं हमारे लिए, एट द डेट व्हेन द एजेंट एक्ट्स एंड द डेट व्हेन द प्रिंसिपल रेक्टिफाई। ये दोनों डेट्स में प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में चाहिए, प्रिंसिपल साउंड माइंड का चाहिए, प्रिंसिपल मेजर चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। देन ये लॉफुल एक्ट्स, डेफिनेटली जो प्रिंसिपल है वो हमेशा एजेंट के लॉफुल एक्ट को ही रेक्टिफाई कर सकता है, इलीगल एक्ट को यू कैन नॉट रेक्टिफाई, यू कैन नॉट अप्रूव द इलीगल एक्ट्स ऑफ द एजेंट। आई एम सॉरी, इट्स टोटली इलीगल थिंग्स। तो आप लॉफुल चीजों को ही आप रेक्टिफाई कर सकते हो। देन अनदर, एक्ट्स विद इन द प्रिंसिपल्स पावर। प्रिंसिपल सिर्फ उसी एक्ट को रेक्टिफाई कर सकता है जो उसके पास पावर है। आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर सकते डेफिनेटली जो प्रिंसिपल की पावर ही नहीं है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो प्रिंसिपल उसी एक्ट को रेक्टिफाई करेगा जिसके लिए उसके पास पावर्स हैं। देन अनदर पॉइंट, कम्युनिकेशन। तो जब भी प्रिंसिपल अपने एजेंट के एक्ट को रेक्टिफाई कर रहा है, वो सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा थर्ड पर्सन को जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट करना काफी इंपॉर्टेंट है। एट द एंड विद इन रीजनेबल टाइम ही जो प्रिंसिपल है उसको रेक्टिफाई करेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट द प्रिंसिपल मस्ट गिव हिज रेक्टिफिकेशन और द अप्रूवल विद इन द रीजनेबल टाइम। ऐसा नहीं है आज एक्ट कर दिया एजेंट ने, आप साल बाद उसको रेक्टिफाई कर रहे हो, ये तो हुई बात नहीं हुई। लॉ कहता है कि आप विद इन अ शॉर्ट पीरियड, विद इन रीजनेबल टाइम यू हैव टू रेक्टिफाई द एक्ट ऑफ द एजेंट। अगर आपके पास, अब व्हाट इज रीजनेबल टाइम? You cannot explain it. Even the Supreme Court cannot explain this. Reasonable time क्या होता है? वो हर cases के circumstances अलग अलग होते हैं. So we cannot give the proper definition to the reasonable time. वो facts and circumstances के according change होते रहते हैं. So this is all about the rectification. This is the first lecture on the rectification. कल हम इसको खत्म करेंगे. आई श्योर कि मैं कल 2 वीडियोस इस पे एजेंसी पे डाल के आप ये जो हमारा एजेंट का चैप्टर वो हम लोग क्लोज कर देंगे। एंड द नेक्स्ट डे जो है हमारा डे आफ्टर टुमारो, उसके हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो हमारा पार्टनरशिप एक्ट होगा। तो टिल देन आप इस वीडियो को देखो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप डिस्कस कर लेना एंड कीप शेयरिंग एंड कीप कि आप इसको बूस्टअप करते रहो, क्योंकि आपके बूस्टअप से ही जो है ये चैनल दूसरों तक पहुंच सकता है, नंबर ऑफ पर्सन्स बेनिफिट ले सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।